Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I am going to take another topic of class 12th, which is very important topic, 3D geometry. बहुत सारे बच्चों को 3D ज्योमेट्री में डाउट्स रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, क्या टेक्निक लगानी है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इस बार तो आपके बोर्ड क्लासेस में और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है कि आपका प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हटा ही दिया है। इस बार आपके 3D ज्योमेट्री में जो टॉपिक है वो सिर्फ लाइन तक है, इक्वेशन ऑफ लाइन तक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज का। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस। सबसे पहले तो बात करते हैं ये होते क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है हमारा 1-2 मार्क्स में। जैसे आपका कोई भी पॉइंट अगर 3D ज्योमेट्री में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होता है उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x1, y1, z1 ऐसे कोऑर्डिनेट हैं। अब ये मेरा जो पॉइंट है ये P पॉइंट है, तो ये P पॉइंट जो होता है ये मेरी तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई डिग्री एंगल बना रहा होता है। और ये जो हर एक्सिस के साथ एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, तो ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फॉर से कि ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो गामा डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं इन एंगल्स को लिखने के साथ इसके आगे कोस वर्ड लगा दूं, एज लिखा भी हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है आपको इन एंगल की कोस वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इन एंगल्स के साथ कोस वर्ड लगा दूं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस ऐड ऑन कर दूं, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा, फिर बन जाएगा कोस बीटा, और जो थर्ड एंगल बनेगा वो बनेगा कोस गामा। तो ये जो 3 एंगल हमने फाइंड आउट करे, जो 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ये हमारी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस इन एक्स एक्सिस, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस इन वाई एक्सिस, जिसे M से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस इन Z एक्सिस, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L, M, N, जो X, Y और Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसका यूज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं, और वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारा होता है L² प्लस M² प्लस N² जो होता है ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। इस रिलेशन का यूज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन से चल रहा है और किसी P पॉइंट तक पहुंचा है, तो R जो होता है वो इसका पोजीशन वेक्टर होता है। R वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस पॉइंट का ओरिजिन से। तो उसके लिए x² मतलब x-0 का स्क्वायर, क्योंकि हमें O का ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, 0, 0, 0 होते हैं, प्लस y² प्लस z²। ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है जो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो मेरा R पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस को इस R वेक्टर से डिवाइड कर दूं, तो जो वहां से रेशो निकलेगा L/R, M/R और N/R, ये जो रेशियो होता है डायरेक्शन कोसाइंस और पोजीशन वेक्टर्स के बीच में, इस रेशियो को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद आपका जो सेकंड कंसेप्ट आता है वो ऑब्वियसली आता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। हमें पता है सबको ही लाइन होती क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो जो सेकंड कंसेप्ट है वो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट है।
अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारी बनती है वो दो टाइप से बनती है। एक तो पहला जो केस बनता है वो होता है कि अगर आपको एक पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, कि आपका जो लाइन है वो कौन से वेक्टर के पैरेलल है, वो दोनों चीजों गिवन हो, कि एक पासिंग पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है। जो पासिंग पॉइंट होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पासिंग पॉइंट जो होता है या जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारा ए वेक्टर बनाते हैं, और जो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है जो हमें गिवन होता है या जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं उसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। कई बार ये सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो आप उसको वेक्टर में अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स वाले के साथ आई लगा के, वाई वाले के साथ जे लगा के और जेड वाले के साथ के लगा के, तो आप उसको वेक्टर में अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है वो बनती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, जहाँ पे ए के मेरे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको कुछ इस टाइप से दे रखे होंगे, x1, y1 और z1 टाइप से, और जो बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको ABC या फिर B1, B2, B3 इस टाइप से, जैसे भी आप लेना चाहें, ABC अभी मैं ऐसे लेके चलती हूँ, ये इस टाइप से गिवन होंगे। तो ये मेरी वेक्टर इक्वेशन है। अगर मुझे अपनी वेक्टर इक्वेशन को कार्टीजन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कार्टीजन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूँगी? आर वेक्टर जो होता है वो मेरे एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट होते हैं उसके, तो मैं इसको पहले तो ए को इधर लेके आऊँगी, ए इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस x1 ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया, और ये जो b वाला कोऑर्डिनेट है वो लैम्डा को इधर छोड़ना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस x1 अपॉन में a, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया। सिमिलरली y वाला निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, ये मेरे थर्ड कोऑर्डिनेट बन गया। और इन सब का जो रेशियो होता है वो मेरे इस लैम्डा के इक्वल होता है, जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है लैम्डा। इस इक्वेशन को बोलते हैं कार्टीजन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन जब मैं वेक्टर फॉर्म यूज कर रही हूँ, कार्टीजन इक्वेशन जब मैं एक्स, वाई और जेड वाले कोऑर्डिनेट यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी कार्टीजन इक्वेशन होती है। तो एक इक्वेशन तो ये होती है जब मुझे एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो। अब इसकी एक दूसरी इक्वेशन होती है जब मुझे दोनों ही पासिंग पॉइंट दे रखे हो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? इफ टू पासिंग पॉइंट आर गिवन, अगर दोनों ही पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, पैरेलल वेक्टर नहीं पता मुझे, तो उसकी जो सेकेंड इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है? अगर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, मान लो मेरे दोनों पासिंग पॉइंट की वैल्यू जो है, एक को मैंने ए वेक्टर बोल दिया और दूसरा मेरा बी वेक्टर है, और ये दोनों ही मेरे अब की बार पासिंग पॉइंट है, तो इनकी हेल्प से हम जो वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं वो बनाते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये मेरी वेक्टर इक्वेशन बनती है अगर मुझे दोनों ही पासिंग पॉइंट गिवन हो। अगर मुझे इसकी कार्टीजन इक्वेशन बनानी है तो कार्टीजन इक्वेशन के लिए फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले ए को इधर लेके जाएंगे, फिर b माइनस ए को डिवाइड में लेके जाएंगे। लेकिन अब की बार जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आएंगे? ए वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे x1, y1 और z1 टाइप के, और b वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो बनेंगे x2, y2 और z2 टाइप के, क्योंकि दोनों ही अब की बार मेरे पासिंग पॉइंट हैं। तो जब मैं इनकी कार्टीजन इक्वेशन बनाऊंगी, कार्टीजन इक्वेशन में मेरी जो कार्टीजन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल टू जो भी मेरा कांस्टेंट है लैम्डा उसके इक्वल। ये मेरी कार्टीजन इक्वेशन बनेगी अगर मुझे दो पासिंग पॉइंट दे रखी हो। अब ये तो हो गई जनरल बात कि अगर लाइन की
लाइंस दे रखी हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद कुछ कंडीशंस आती हैं कि लाइंस पे, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर दो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है तो आप उनकी कंडीशंस कैसे चेक करोगे। तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप कैसे चेक करोगे कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली अपना एंगल निकालते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको लाइंस की इक्वेशन लिख के दिखाई। मेरी दो लाइंस हैं, अगर मैं दोनों की कार्टीजन इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ, x माइनस x1 अपॉन में a1 एक लाइन ये हो गई, y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1 एक लाइन मेरी ये हो गई। और दूसरी लाइन जब मैं बनाऊंगी तो दूसरी लाइन मैंने इस टाइप से बना ली, x माइनस x2 डाल दीजिए, क्या पता पासिंग पॉइंट भी अलग अलग हो, अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2 और z माइनस z2 अपॉन में c2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों लाइंस मेरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मुझे शो करना है या चेक करना है, चेक line 1 and line 2 are perpendicular to each other। अब परपेंडिकुलर चेक करने के लिए मुझे कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो कोस थीटा मुझे ऑब्वियसली पहले भी पता है, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, हमने ये वेक्टर टर्म में पढ़ रखा है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट वाला काम करेगा वो हमारे ये नीचे वाले जो टर्म्स हैं जिसे हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस थीटा निकालने का, ये तो पहले मैं एंगल बता दूं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। तो वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में अंडर रूट के अंदर इन दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर करके निकालते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरा जो आएगा वो आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ये a1 b1 c1 क्या हैं, हमारे पैरेलल वेक्टर्स जो हमें इक्वेशन के डिवाइड में दे रखे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में बनाएंगे। कई बार बोर्ड वाले आपको इक्वेशन जो होती है वो थोड़ी सी आगे पीछे करके दे देते हैं। जैसे मान लो कई बार कांस्टेंट आगे कर देते हैं, x1 वाली टर्म आगे कर देते हैं। कई बार ये जो x आगे लीनियर फैक्टर के साथ है इसके आगे कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे 3x माइनस 2 ऐसे करके लिख दिया। तो उसके लिए आपको पहले इक्वेशन इस फॉर्म में लानी पड़ती है, उसके बाद ही आप अपने a1 b1 c1 फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये तो हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कोस 90 डिग्री हमारा 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोस 90 0 लगा दूं तो ये जो दोनों नीचे वाले फैक्टर हैं वो इक्वल टू के इधर आके 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। अगर आपकी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और हम यही चेक करते हैं, क्योंकि वो आपको कई बार क्वेश्चन दे देगा कि प्रूव करो ये दोनों परपेंडिकुलर है, कई बार क्वेश्चन दे देगा चेक करो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आप ये प्रोडक्ट चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज नहीं है।
आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि दो लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर दो लाइंस आपके 3D में कहीं इधर उधर जा रही हैं, ऐसे मूव कर रही हैं, तो अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमेशा मैं सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगी, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, मुझे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, D वेक्टर कह लो या D कह लो, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में निकलता है, क्योंकि इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आती है, डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू क्या होती है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आई होप आप सबको निकालने आते होंगे, क्योंकि आप वेक्टर में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जहां पे ये जो A1 A2 ये क्या है, अगर मेरी दो लाइंस हैं, एक लाइन मान लो फॉर एग्जांपल R1 है, तो A1 जो है वो उसका पासिंग पॉइंट है और B1 उसका पैरेलल वेक्टर है, और दूसरी लाइन जो है वो मेरी R2 लाइन है, A2 उसका पासिंग पॉइंट है और B2 उसका पैरेलल वेक्टर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। 3D ज्योमेट्री में सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं का यूज करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे 3D ज्योमेट्री के। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप अगर अपना कोई भी सैंपल पेपर उठाएं तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बार बार दिखेंगे। तो मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप अपने सैंपल पेपर्स देखें तो 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका पासिंग पॉइंट मुझे गिवन है और मुझे कंडीशन बता रखी है कि वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, मुझे ये कंडीशन बता रखी है। तो एक वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली जब अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो मुझे वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पासिंग पॉइंट विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और दूसरा होता है पैरेलल वेक्टर। तो दैट मीन्स मुझे इन शॉर्ट पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी हेल्प से मैं अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो यहाँ पे हम कैसे अपना कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं अपना पैरेलल वेक्टर लेट कर लूँगी कि जो मेरा पैरेलल वेक्टर जिसे हम बी वेक्टर का नाम देते हैं, जो मुझे चाहिए वो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया। ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, ये मैंने अपना पैरेलल वेक्टर लेट कर लिया। और पासिंग पॉइंट मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है, तो मैं अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं कार्टेशियन इक्वेशन बना रही हूँ, तो x माइनस x1 मेरा यहाँ पे 2 है, अपॉन में a, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। ये मेरा किसी पर्टिकुलर लैम्डा के इक्वल होगा, तो लैम्डा ही लेके चलते हैं अभी के लिए। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। मेनली बस अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, और ए बी सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल के रख दूंगी तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो उसने मांगी हुई है क्वेश्चन में वो आ जाएगी। तो मुझे बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, मुझे कंडीशन दे रखी है कि ये लाइन और ये लाइन
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में उसने बता रखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। मतलब ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है। तो मैं एक एक करके केस डिस्कस करूंगी। जब परपेंडिकुलर है तो मैंने अभी आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी कि इसके पैरेलल वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट और सम करके इक्वल टू 0 आता है। तो मैं वही कंडीशन यहाँ पे लगा रही हूँ कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये अगर मैं करूँ तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी। अब मैं यहाँ से इन पैरेलल वेक्टर ये वाले और ये जो पैरेलल वेक्टर ए बी सी हैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगी। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनेगी 1 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो a प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ 2b, और प्लस में c को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 3c इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई ए बी सी की फॉर्म में। अब सिमिलरली वही काम मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के साथ भी करूँगी। तो इस वाली इक्वेशन के साथ अब जब हम करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस का 3a प्लस का 2b और प्लस का 5c, ये भी इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ये मेरी ए बी सी की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रही हूँ इक्वेशन सॉल्व करने का। यहाँ पे मैंने a को ऊपर रखा, a वाले कोफिशिएंट को छुपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 माइनस 2 3 6। ये काम अपने डिटर्मिनेंट में आपने बहुत किया है कि जिस रो की वैल्यू निकालनी होती है उस रो को हटा देते हैं और बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का। माइनस b अपॉन में b वाले कोफिशिएंट हटा दिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 5 के साथ, 5 1 जा 5, एक माइनस फॉर्मूले में आता है और एक माइनस इसके पास है, तो 3 3 जा 9। और इसके बाद c वाली वैल्यू निकालेंगे। c अपॉन में 1 को 2 से किया 2 और एक माइनस फॉर्मूले वाला 3 को 2 से किया प्लस का 6। इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने म्यू या कोई भी कोफिशिएंट जो भी आपको सही लगे उसकी इक्वल मान लेना। तो यहाँ से मेरे जो a के नीचे टर्म आ गई 4, b के नीचे आ गया माइनस का 14 और c के नीचे आ गया 8 और ये आ गया म्यू। तो दैट मीन्स मेरे a की वैल्यू आ चुकी है 4 म्यू, b की आ चुकी है माइनस का 14 म्यू और c की आ चुकी है 8 म्यू। यही वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं ए बी सी की। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, अगर मान लो इन वैल्यूज़ को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी मेन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x माइनस 2 अपॉन में 4 म्यू इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में माइनस का 14 म्यू और z माइनस 3 अपॉन में 8 म्यू इक्वल टू लैम्डा। अब हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको डिनोमिनेटर में से कोई टर्म कॉमन दिख रही हो तो उसको निकाल के कैंसिल आउट कर दिया करो। तो यहाँ से मुझे एक तो म्यू 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 तीनों में नज़र आ रहा है और उसके अलावा ये 2 के फैक्टर हैं, तो आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो और म्यू भी कॉमन निकाल सकते हो और कैंसिल आउट कर सकते हो। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 अपॉन में 2, क्योंकि मैं 2 को इससे डिवाइड करूंगी तो 2 2 जा 4 होता है। सिमिलरली y माइनस 1 अपॉन में माइनस का 7, 14 2 की टेबल में 7 पे आता है और z माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू लैम्डा। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है जो उसने मुझसे मांगी थी। यही इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे मांग रहा था, लेकिन ये तो कार्टेशियन इक्वेशन बनी है, मुझे तो वेक्टर इक्वेशन भी देनी है क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो अब मैं इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में भी कन्वर्ट करूंगी। तो जो मेरा पासिंग पॉइंट है वो तो आया है 2
1 और 3 वो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और जो मेरे पैरेलल वेक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, -7 और 4। बस मुझे अब इनकी वैल्यू लगानी है आई जे के वेक्टर्स के साथ, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो आई जे के डालने पड़ेंगे। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, प्लस में लैम्डा इंटू में 2i वेक्टर -7j वेक्टर और प्लस में 4k वेक्टर। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो मुझे निकालनी थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में हैं और ये बोर्ड में आने के चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑल्सो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मुझे बेसिकली बस ये दिखाना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप इसमें इंटरसेक्ट दिखाने के लिए तो नॉर्मल अपना 10th वाला मेथड भी लगा सकते हो, जो हम लीनियर इक्वेशंस के लिए करते थे। 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होती थी तो उनको इंटरसेक्ट दिखाने के लिए हम उनका रेशो निकाल के देख लेते थे। अगर तीनों रेशो सेपरेट आते थे तो दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अदरवाइज फिर बाकी जो दूसरा नेचर होता था। यहाँ पे मैं मान के चलूँगी कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब जनरली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो करता क्या है, वो मेरी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे मैंने जो ले लिया वो ले लिया अल्फा बीटा गामा, ये एक पॉइंट है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहले अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ x के प्लेस में। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x + 1/3 इक्वल टू y की जगह बीटा डालेंगे, बीटा + 3/5, और z की जगह गामा डालेंगे, गामा + 5/7। इसको मैंने किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल ले लिया और यहाँ से मैं अपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लूँगी। तो अल्फा की मेरी वैल्यू आ जाएगी 3, आप उधर लेके जाएंगे 3 लैम्डा -1, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा -3, और आपके जो गामा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा -5। ये मेरे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। इसका यूज़ मैं दूसरी इक्वेशन में करूँगी। तो दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों पॉइंट आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं अपने x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा -2/1 इक्वल आएगा बीटा -4/3 और गामा -6/5 के। तो ये मेरी कंडीशन आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने जो भी वैल्यूज़ हैं इनको रख पुट कर देंगे अल्फ़ा बीटा गामा वाली। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं जब यहाँ पे लगाऊंगी तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा -1 और पीछे जो -2 है वो एज इट इज़ /1। बीटा की वैल्यू डालेंगे तो बीटा की वैल्यू बन जाएगी 5 लैम्डा -3 और पीछे -4 है /3, और गामा की वैल्यू डालेंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा -5 और पीछे -6/5। तो जो मेरा रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 लैम्डा -3/1 इक्वल टू 5 लैम्डा -7/3 इक्वल टू 7 लैम्डा -11/5। अब मैं किन्हीं भी 2 रेशो को लेके लैम्डा को कैलकुलेट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग के 2 रेशोज ले लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से मेरे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने अपने स्टार्टिंग के 2 रेशो ले लिए, ये वाला और ये वाला, और मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9 लैम्डा -9, 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इससे कर रही हूँ, 5 लैम्डा -7। लैम्डा वाली टर्म से एक तरफ करेंगे, 9 लैम्डा -5 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, -7 + 9।
तो यहाँ से ये मेरा 4 लैम्डा जो है ये मेरा 2 के इक्वल आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/4 विच इज़ 1/2। जैसे मैंने स्टार्टिंग के 2 पेयर से वैल्यू निकाली है, आप नेक्स्ट 2 पेयर से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी लैम्डा की सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये मेरे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं इन लैम्डा की वैल्यू को उठा के अपने यहाँ जहाँ मैंने अल्फा बीटा गामा निकाल रखे हैं लैम्डा की फॉर्म में वहां पे पुट कर दूंगी। तो मेरे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2 -1, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली बीटा की निकालेंगे तो बीटा का आ जाएगा 5/2 -3। तो जब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी 2 5 -6 तो ये आ जाएगा -1/2। और गामा की जब मैं निकालूंगी सिमिलरली तरीके से तो वो मेरी आ जाएगी -3/2। तो जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है 1/2 -1/2 और -3/2। ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने थे। ये भी आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको इंटरसेक्टिंग फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3D ज्योमेट्री में बार बार पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। ये आधा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, टू द लाइन दिस। पहले मैं इतना काम करूंगी, पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये जो लाइन है ये मेरी ये वाली लाइन है जो गिवन लाइन मुझे दे रखी है। और ये जो P पॉइंट है 5 4 2 ये मेरा रैंडम यहाँ पे कोई पॉइंट है। मुझे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब यहाँ से मैंने इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मुझे उसका फुट निकालना है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने अल्फा बीटा गामा लेट कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मेरी लाइन की इक्वेशन पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये मेरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से यही काम करूँगी कि इस कोऑर्डिनेट को अपनी लाइन की इक्वेशन में पुट करके वहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगी। लेकिन उसके लिए फर्स्टली मुझे अपनी लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बदलना पड़ेगा। तो पहले जो आर वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है मैंने यहाँ से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ली। तो जब कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो ये वाला कोफिशिएंट उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 1 डिवाइडेड बाय 2 y - 3 डिवाइडेड बाय 3 और z - 1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू लैम्डा। ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब इस कार्टेशियन इक्वेशन में ये जो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जिसे मैंने अल्फा बीटा गामा का नाम दिया है ये पुट करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल देंगे x की जगह। तो x की जगह मैंने अल्फा डाल दिया, अल्फा + 1/2, y की जगह बीटा डाल दिया, बीटा -3/3 और z की जगह मैंने गामा डाल दिया, गामा -1/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा की फॉर्म में अपने अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा -1, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा + 3 और गामा की वैल्यू आ जाएगी -लैम्डा + 1। ये मेरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे P कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है और Q कोऑर्डिनेट ये मेरा आ चुका है जो मेरे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई है। मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी चाहिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है P से Q का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PQ की वैल्यू निकालूंगी। अब PQ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो हम अपना 10th में काम करते थे वही वाला काम करेंगे। वैसे यहाँ पे जब वेक्टर की फॉर्म में PQ डिस्टेंस निकालते हैं तो दैट मीन्स आपको पीछे वाले वेक्टर में से आगे वाला वेक्टर माइनस करना है। तो हम ये यहाँ पे ये PQ डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जब वैल्यू निकालूंगी तो Q कोऑर्डिनेट हमारा ये है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 2 लैम्डा -1 - 5, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर आएगा। सिमिलरली प्लस लगा के y वाला निकालेंगे
तो 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 इंटू में जे वेक्टर और प्लस में माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 के वेक्टर। तो मेरे जो पी क्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे, यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 2 लैम्डा माइनस 6 आई वेक्टर प्लस में 3 लैम्डा माइनस 1 जे वेक्टर और प्लस में माइनस लैम्डा माइनस 1 के वेक्टर। ये मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी क्यू वेक्टर के। अब हमें पता है ये जो बी वेक्टर, ये वाला जो पैरेलल वेक्टर होता है, ये मेरे इस लाइन का पैरेलल है, तभी तो इक्वेशन बनी है। और अगर पी क्यू लाइन जो है वो मेरी नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो दैट मीन्स जो पी क्यू इसके साथ इक्वेशन बना रही है वो बी वेक्टर के साथ भी बना रही होगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं और ये जो बी वेक्टर वाले कोऑर्डिनेट हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम यहाँ पे वही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैंने बी वेक्टर के साथ लिया और इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने पी क्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, पी क्यू के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो पहले 2 को 2 से 4 लैम्डा माइनस 12 प्लस आगे 3 से करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 3 और माइनस 1 को जब इससे करेंगे तो प्लस का लैम्डा प्लस का 1 इक्वल टू 0। जो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे वो टेक्निक अप्लाई करी है ताकि मैं अपने लैम्डा की वैल्यू निकाल सकूँ। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो 14 लैम्डा माइनस में 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 प्लस 1 दैट मीन्स 14, ये भी 14 आ गया। तो 14 लैम्डा किसके इक्वल आ गया 14 के, यहाँ से मेरे लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। और ये लैम्डा की वैल्यू जब मैं अपने अल्फा बीटा गामा में डाल दूंगी तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी जब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डालूंगी 1। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 करेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 1। 3 1 जा 3 प्लस 3 करेंगे तो 6, दूसरा कोऑर्डिनेट 6 आ गया। और तीसरा कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 डाल दो तो -1 + 1 0। तो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं 1 6 और 0। यहाँ तक का काम मेरा हो चुका है। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है वो बोला हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मतलब मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर, लेंथ कितनी है टोटल। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालेंगे √ दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जैसे 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे वैसे लगाएंगे, इसके माइनस इसके का होल स्क्वायर करके। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस या 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आप सॉल्व करके देख लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2√6 यूनिट। आप इसके होल स्क्वायर वगैरह सॉल्व करके देख लेना, ये आपकी 2√6 यूनिट्स आएगी। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ P इन दिस लाइन। तो मैंने उसके लिए इमेज बनाई यहाँ पे नीचे। इमेज का मतलब होता है पॉइंट के शेडो कहाँ पे पड़ रही है, इमेज कहाँ पे आ रही है। तो ये मैंने इस P पॉइंट की यहाँ पे नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में इमेज बनाई है। मुझे इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैंने वो इमेज के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 लेट कर लिए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे P और P' का जो मिड पॉइंट है वो ये Q पॉइंट है, जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कोऑर्डिनेट था। दैट मीन्स मैं इस पर नॉर्मल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अपने x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगी, अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, एक तो x1 + 5 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ, x1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, वो मेरा किसके इक्वल आएगा अल्फा के, और अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है 1।
तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 5 मतलब -3। सिमिलरली सेकेंड मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाएंगे y1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 = 6। तो यहाँ से आपके y1 की वैल्यू आ जाएगी 6 2 = 12 - 4 मतलब 8। ऐसे ही z पे जब आप लगाएंगे तो वहाँ से आपके z1 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपका जो फुट ऑफ आपकी जो P पॉइंट की इमेज बन रही है वो बन रही है -3, 8 और -2। ये आपकी इमेज ऑफ पॉइंट P बन रही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 3D में बार बार पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको 3D ज्योमेट्री में कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। Thank you so much for this session and stay connected with me. Please like, share and subscribe my channel Fun with Maths. Thank you.